हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे ई नोट सेल कैसे निकालते हैं, और ई नोट सेल का बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी में कुछ टॉपिक छूट गया है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ में क्या क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। उसका बाद में आपको बताया जाएगा जो गिब्स एनर्जी होती है और जो सेल होती है, सेल पोटेंशियल, इन दोनों का बीच में इन दोनों की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लास्ट में आपको बताया जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है, तो इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एक फॉर्मूला नर्स इक्वेशन में बताया जा रहा था ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF लॉग Q। ठीक है, Q जो था वो रिएक्शन क्वोशिएंट था, और Q को भी हम लोग क्या भी लिख देते हैं। देखिए, जो क्वोशिएंट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देते हैं, या आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर ये हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, मतलब कि 298 केल्विन, और R की वैल्यू पुट करते हैं, F की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। तो देखिए, एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये हम लोग पढ़ रहे थे, ये सेल पोटेंशियल था, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जो हो रही है, मैं एट इक्विलिब्रियम क्या होती है थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो एट इक्विलिब्रियम जो होती है, वहाँ में जो होती है डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है, गिब्स एनर्जी का जो चेंज होता है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। एट इक्विलिब्रियम क्या होती है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। आपको याद रखना है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और साथ साथ में जो डेल्टा ई सेल होते हैं उसका भी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो जब भी हम लोग बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम में जो गिब्स एनर्जी का चेंज होता है वो भी जीरो होता है, और सेल का जो पोटेंशियल होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये कंडीशन को आप लोग पुट कर दीजिए। पुट करने से पहले आपको मालूम है कि जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस होती है जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, तो आप लोग बोलते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो जब भी इक्विलिब्रियम होगा डेल्टा जी जीरो होगा और ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। और देखिए, मान लो कोई भी, मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाऊंगा। अगर मान लो हम लोग के पास में ए है, ठीक है, ए है सॉलिड स्टेट में है, बी गैसियस स्टेट में है, और यहाँ में सी है गैसियस स्टेट में, और डी सॉलिड स्टेट में। तो इसके लिए रिएक्शन क्वोशिएंट लिखा जाएगा। तो क्यू जो रिएक्शन क्वोशिएंट लिखा जाता है हमेशा किसका लिखा जाता है, गैस का। सॉलिड का तो कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है उसकी वैल्यू तो हमेशा यूनिटी होती है, वो तो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप हमेशा गैस का लिखते थे सी, क्योंकि ये गैस है, और ये बी है, तो ये गैस होगा, क्योंकि ए और डी का जो कंसंट्रेशन होगा वो चेंज नहीं होगा, तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको मालूम है। तो या इसी को हम लोग सी कहाँ में देखें, सी तो प्रोडक्ट है अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, अगर आपसे बोला जाएगा कि आप रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिए के सी, तो इसी का वैल्यू के सी भी क्या लिखा जाता था, के सी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि डी और ए सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो देखिए, यही सी अपॉन बी को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, के सी लिख सकते हैं ना। ठीक है, आपको समझ में आ रही है। तो अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। तो जो Q है, मतलब आपको ये रिएक्शन में क्या करना है, जो Q है, Q को आप लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आप इसी को क्या भी लिख सकते हैं, Kc लिख सकते हैं। तो ये सब कंडीशन आप ये इक्वेशन में पुट करा दीजिए। ये नॉस इक्वेशन था, ये कौन सा इक्वेशन था, नॉस इक्वेशन। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, नॉस इक्वेशन। तो ये आपको एक रिलेशन दे देगा। तो ये नॉस इक्वेशन में ई सेल का जगह में आपको क्या डाल देना है, जीरो डाल दीजिए, और यहाँ में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF
एफ फेराडे कांस्टेंट है, लॉग और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को आप लोग क्या भी लिख सकते हैं, के से लिख सकते हैं। तो यहाँ आप कॉपी कर लीजिए। तो देखिए इसका बाद क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्म को आप यहाँ में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log KC। तो ये ही रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, 2.303 RT अपॉन NF log KC। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द रिएक्शन, F फेराडे कांस्टेंट और Kc जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला है, आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था कि बताइए डेल्टा जी इक्वल टू क्या था, माइनस NF ई नॉट सेल था ना, ई नॉट सेल। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, NF की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, NF की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ से NF की वैल्यू यहाँ में पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ में जो NF है मैं यहाँ से निकाल दूँ आपको। तो जो NF का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 2.303 RT log KC डिवाइडेड बाई ई नॉट सेल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से NF की वैल्यू और यही NF की वैल्यू यहाँ में पुट कर दीजिए। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ में स्टैंडर्ड है तो ये नॉट लग जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NF की वैल्यू क्या है बताइए, 2.303 RT ई नॉट सेल log KC इंटू ई नॉट सेल। और यहाँ से ई नॉट सेल और ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यही डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। तो ये भी एक रिलेशन है। और एक ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log KC है। तो ठीक है, आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। तो ये 2019 जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है देखिए, गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है आपको, कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस, ये एक्वस सोल्यूशन में है, और कॉपर एक्वस प्लस 2 Ag इज, यहाँ में देखिए ये Kc का वैल्यू आपको दिया है। कैलकुलेट ई नॉट सेल ऑफ दिस रिएक्शन एट 298 केल्विन, ठीक है। मतलब कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही है और इसकी वैल्यू 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू 0.059 है एट 298 केल्विन में। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, गिवन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया है और ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो बताइए आपका एक फॉर्मूला क्या था, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, 2.303 RT अपॉन NF log KC, ये होता है, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है जो अभी हम लोग डिस्कशन किए थे। और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है बताइए, Kc का वैल्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको क्या ही दिया है, 10 इंटू 10 की पावर 15। और फाइंड क्या करना है, ई नॉट सेल। अच्छा देखिए 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू डायरेक्ट क्या दिया है, 0.059। N आपको निकालना है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द रिएक्शन। तो देखिए ये रिएक्शन है और इसमें आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ में जो रिएक्शन लिखा गया है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में जा रहा है, मतलब कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, कॉपर +2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। और यहाँ में देखिए Ag का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहे हैं तो रिडक्शन होगा। तो देखिए ये Ag प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ag बनाएगा। लेकिन जब भी हम लोग रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना चाहिए। तो यहाँ में इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ में इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताइए ये दोनों रिएक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है, 2। तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो ई नॉट सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 2.303 RT अपॉन F, डायरेक्ट यहाँ तक देखिए इसका वैल्यू कितना है, 0.059 अपॉन N कितना आ रही है, 2 आ रही है, log KC, ठीक है ना। KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो कितना है बताइए, 10 इंटू 10 की पावर 15।
तो यहाँ तक समझ में आ रही है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एक प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए log a इंटू बी क्या होता है बताइए, log a प्लस log b, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ में a है और यहाँ में b है, तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो देखिए ई नॉट सेल जो होगा हम लोग का, ई नॉट सेल होगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log a प्लस log b, तो log 10 प्लस log 10 की पावर 15, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर आपको फॉर्मूला मालूम होता है कि log a की पावर m क्या होता है, m इंटू log a, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ई नॉट सेल जो होगा वो क्या होगा 0.059 बाई 2, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, और यहाँ में क्या हो जाएगा ये 15 जो भी पावर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है 15 इंटू लॉग ऑफ 10, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है। मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल जो होगा, ई नॉट सेल जो होगा वो क्या होगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ में देखिए log 10 तो 1 हो जाएगा, 15 प्लस 1 कितना ही आ जाएगा 16 आ जाएगा, 2 8 जा 16। तो जब आप लोग 0.059 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा 8 9 जा 72, मतलब कि ये 0.47 वोल्ट होगा। तो ये इसका ई नॉट सेल की वैल्यू है, तो आप कॉपी कर लीजिए। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और एक क्वेश्चन फिर जे मेंस 2019 में ही आया था, वो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, वो आपको घर में सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। तो अभी हम लोग ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी, जे मेंस के लिए भी। अभी आप देखेंगे कि 2019 में भी जे मेंस में क्वेश्चन आया था, कितना इजी है। तो ये प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज क्या है कि जो डेल्टा जी होता है और जो ई सेल होता है, इन दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा जी एंड ई सेल, ठीक है, ई से मतलब जो सेल का पोटेंशियल है और जो गिब्स एनर्जी है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होती है, क्या मेन पॉइंट होती है, चलिए उसको डिस्कशन करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा जी का। डेल्टा जी का क्या प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा जी, ठीक है, मैं दोनों में डिवाइड करके देख लेता हूँ। चलिए एक एक सिंगल ही पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा जी, तो पहला प्रॉपर्टीज ये होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा जी में पहला प्रॉपर्टीज होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन दिया है, ए से ए प्लस 2 जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो मान लीजिए इसका जो डेल्टा जी का, इसका जो G1 का वैल्यू है वो मान लो x है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या है x वोल्ट है। तो अगर ये रिएक्शन रिवर्स करेंगे, मान लो डेल्टा जी का वैल्यू x है, रिएक्शन को आपने रिवर्स किया तो ये क्या होगा a प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना देगा, a बना देगा। तो इसके लिए जो डेल्टा G1 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब देख रहे हैं कि रिएक्शन को रिवर्स करने से डेल्टा जी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है। और दूसरा प्रॉपर्टीज होता है, ये पहला प्रॉपर्टीज है कि अगर रिएक्शन दिया है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो रिडक्शन करने से माइनस हो जाएगा। और आप ये सेल पोटेंशियल में भी देखा था, सेल का पोटेंशियल में भी ऐसा होता है। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कैसा प्रॉपर्टी होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये मास और मोल पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। ये मास और मोल पे क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो मास एंड मोल पे क्या होता है, डिपेंड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो डेल्टा जी होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। डेल्टा जी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डेल्टा जी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे, अगर मान लो अगर आपका पास में x से x प्लस 2 जा रहा है, ठीक है, x से x प्लस 2 जा रहा है, तो यहाँ में मान लीजिए x से x प्लस 1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ। फिर यहाँ में अगर x प्लस 1 से x प्लस 3 जा रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ।
तो मान लीजिए इसके लिए जो डेल्टा G1 है गिब्स एनर्जी का चेंज, इसके लिए जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए मान लो गिब्स एनर्जी कितना है, G2 है, ठीक है। अगर हम लोग ये रिएक्शन को ऐड करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि ये x से x कट जाएगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ से x से जब x+3 बनेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस रिएक्शन का जो G होगा, इस रिएक्शन का जो गिब्स एनर्जी होगा वो G1 + G2 हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन का जो गिब्स एनर्जी का जो चेंज होगा वो G1 + G2 होगा। अगर चेंज निकालेंगे तो डेल्टा लगा देंगे, डेल्टा G = डेल्टा G1 + डेल्टा G2। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टीज है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही प्रॉपर्टी का हम लोग अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला डेल्टा G का प्रॉपर्टी क्या है कि डेल्टा G जो होता है, अगर रिएक्शन को रिवर्स करने से डेल्टा G की जो वैल्यू होती है माइनस साइन हो जाती है। डेल्टा G एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। थर्ड, डेल्टा G एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। अगर दो रिएक्शन का डेल्टा G दिया है, मतलब इसका गिब्स एनर्जी, इसका गिब्स एनर्जी दिया है, रिएक्शन को ऐड करेंगे तो डेल्टा G ऐड हो जाता है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब E का प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ई, जो सेल का पोटेंशियल होगा उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा। तो पहला प्रॉपर्टी तो सेम ही होता है। अगर मान लीजिए इसका E1 है, इसका सेल पोटेंशियल E x वोल्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, -x होगा। मतलब पहला प्रॉपर्टी तो सेम है। और यहाँ में क्या होता है, E इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है मास मोल पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो E जो सेल का पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और जो E होता है, E इज नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। जो E होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होता है। इसका ये मतलब नहीं होगा, अगर मान लो इसका E1 दिया है और इसका जो सेल का पोटेंशियल है E2 है, ये नहीं कि आपने रिएक्शन को ऐड किया तो इस रिएक्शन का जो सेल पोटेंशियल होगा मान लो E3, वो कभी भी E1 + E2 नहीं होगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये नहीं कि आप कोई भी रिएक्शन को ऐड करने से जो सेल का पोटेंशियल होता है वो ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये भी 2019 में ही आया है, रिसेंट का क्वेश्चन है जेईई मेंस में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 सेल पूछना है, किसमें निकालना है, वोल्ट में, ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ में Fe+2 Ag + Fe+3 Ag सॉलिड है और आपको ये कंडीशन दिया है और आपका सेल पोटेंशियल निकालनी है। तो सबसे पहले E0 सेल क्या था आपका बताइए, फॉर्मूला। E0 सेल आप लोग इतना याद किए थे, मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए आप लोग लिख रहे थे E0 सेल जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या इसी को कोई बोलता था E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो आपको पहले देखिए कैथोड में क्या होता है भाई, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये आपका जो सेल रिएक्शन दिया है, तो आप देखिए यहाँ में Fe+2 से कहाँ में जा रहा है, +3 में। इसका मतलब Fe का क्या हुआ है बताइए, Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है, इसका मतलब Fe का क्या यहाँ में हो रहा है, देखिए Fe का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्योंकि Fe+2 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और Ag+1 से Ag में जा रहा है, तो Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, तो कौन कैथोड में लाई करेगा, कौन एनोड में लाई करेगा, क्योंकि एनोड में हमेशा क्या होता है, एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये जो होगा एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा, Fe+2 से Fe3 का। तो चलिए हम लोग E0 सेल लिख लेते हैं। अच्छा देखिए E0 सेल को होगा क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। कैथोड में कौन सा होगा बताइए, Fe होगा या Ag होगा। तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag का, तो ये होगा। और दोनों में हम लोग क्या ही लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो E0 Ag प्लस से क्या होगा, Ag माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन लिखा क्या जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल। E0 रिडक्शन मतलब Fe+3 से Fe, ठीक है। आप यहाँ तक समझ में आ रहा है। और इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, E0 Ag प्लस से Ag का तो वैल्यू दिया है, Ag प्लस से Ag का वैल्यू कितना दिया है, x वोल्ट दिया है।
Fe+3 से Fe+2 का नहीं दिया है ना, ई नॉट सेल नहीं दिया है, और इसी का वैल्यू आपको निकालना है। आप देखिए यहाँ में Fe+2 से Fe का सेल पोटेंशियल y वोल्ट है, और इसका Fe+3 से Fe का z वोल्ट है, लेकिन इसका नहीं दिया है। तो इसका निकालने के लिए जो हम अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे उससे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोग इसको हम लोग क्या भी बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। इसका तो वैल्यू डायरेक्ट हम लोग क्या ही मालूम है। तो देखिए ई नॉट ए जी प्लस से ए जी का वैल्यू मैं आपको यहाँ में लिख देता हूँ। ई नॉट ए जी से ये है एक्स वोल्ट माइनस ई नॉट Fe+3 से Fe+2 होगा, और इसी इक्वेशन इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बनते हैं। हम लोग का निकालना क्या है, ई नॉट Fe+3 से Fe+2। अगर इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, यहाँ में पुट कर देंगे वही आंसर होगा। तो चलिए आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ। तो हम लोग का जो क्वेश्चन दिया है, ये जो दिया है Fe+2 से Fe, इसी का हेल्प से हम लोग का ई नॉट Fe+3 से Fe+2 निकालना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन रिमूव हो गया। तो मैं यहाँ में लिख रहा हूँ 2 हाफ रिएक्शन, ये हम लोग का सोल्यूशन है। 2 हाफ रिएक्शन, देखिए 2 हाफ रिएक्शन क्या क्या दिया है आपको क्वेश्चन में। Fe+2 से Fe की वैल्यू दिया, Fe+2 से Fe का वैल्यू दिया है, तो Fe+2 से Fe में जा रहा है। इसका मतलब देखिए ये Fe+2 जो है, मैं आपको यहाँ में लिख के दिखा रहा हूँ। Fe+2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना देगा, Fe, ठीक है। अब बताइए इसके लिए इसका ई नॉट कितना दिया है, y वोल्ट दिया है। तो मान लीजिए हम लोग इसको बोल रहे हैं, इसका जो वैल्यू है E1 नॉट बोल रहे हैं, ठीक है। इसका जो सेल पोटेंशियल है क्या है, E1 नॉट बोल रहे हैं, और बाद में इसका वैल्यू को हम लोग क्या लिख देंगे, y वोल्ट लिख देंगे। अच्छा देखिए E1 नॉट मालूम है, तो आप लोग को मालूम है कि E1 नॉट जो होगा वो तो जो सेल का पोटेंशियल होता है वो तो क्या होता है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन एडिटिव प्रॉपर्टी करने के लिए हम लोग का गिब्स एनर्जी का जरूरत पड़ता है। अच्छा थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, अच्छा इसके लिए लिखा जाए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। Fe+3 तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, Fe बनाएगा, ठीक है। और इसके लिए सेल पोटेंशियल कितना था, Z वोल्ट था। हम लोग का चाहिए क्या, Fe+3 से Fe+2, मतलब Fe+3 से चाहिए Fe+2। तो ये आपका चाहिए, मतलब कि ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तभी मिलने वाला है, और 2 रिएक्शन का एडिशन डायरेक्ट सेल पोटेंशियल दिया है तो ऐड नहीं होगा, उसके लिए गिब्स एनर्जी निकालना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है, टू फाइंड क्या करना है, हम लोग चाहते क्या है कि हम लोग का ई नॉट ये निकल जाए, ई नॉट Fe+3 से Fe+2 का वैल्यू निकल जाए। तो ये मतलब इसके लिए रिएक्शन लिखेंगे तो आप लोग यही तो लिखेंगे, Fe+3 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और Fe+2 बना देगा, ठीक है। और यही हम लोग का चाहिए। इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा, इसका सेल पोटेंशियल क्या होगा, यही आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए मैं यहाँ में लिख देता हूँ, मान लो इसका हम लोग डेल्टा G1 लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए जो डेल्टा G1 नॉट होगा वो क्या होता है, G1 नॉट क्या होता है बताइए, -NF E नॉट सेल होता है। तो मान लीजिए इसके लिए E नॉट 1 है, E नॉट 1 है, ठीक है। किसके लिए, Fe+2 से Fe के लिए, ठीक है। बात क्लियर है। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ में N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व द रिएक्शन। तो कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, 2। तो आप N का जगह में क्या डाल देंगे, 2। F फैराडे कांस्टेंट रहने दीजिए, E1 नॉट रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है। इसके लिए मान लो ये हम लोग का सेल पोटेंशियल कितना है, E नॉट 2, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा G02 क्या हो जाएगा, डेल्टा G0 क्या होता है, -NF E0। तो यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, 3, मतलब -3F E02 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। E02 मतलब Fe+3 से Fe के लिए है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर इसका हम लोग का निकालना है, मैं इसको यहाँ में लिख देता हूँ, Fe+3 से 1 इलेक्ट्रॉन लेके Fe+2 बनाएगा। तो इसके लिए मान लीजिए E03 है, E03 है, तो इसके लिए डेल्टा G0 क्या हो जाएगा, डेल्टा G03 क्या हो जाएगा, -NF E0 सेल होता है ना, E0 सेल हो जाए, E03 हो जाएगा। N कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1। तो यहाँ में N का वैल्यू हो जाएगा 1 × F E03, और यही E03 निकालना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है।
तो अब बताइए ये वाला जो रिएक्शन है ये दोनों से कैसे आ पाएगा, ये दोनों इक्वेशन से कैसे हम लोग क्या ऐड करें, क्या करें कि ये दोनों को ऐड करने से ये वाला आ जाए। तो आप लोग देख रहे हैं अगर इक्वेशन 1 को अगर हम लोग रिवर्स कर दें ना, एक इक्वेशन 1 को रिवर्स कर दें तो ऐड कर देंगे तो Fe+3 मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या मिलना चाहिए, Fe+2 मिलना चाहिए ना। तो यहाँ में Fe+2 रिएक्टेंट में है तो इस रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो रिवर्सिंग इक्वेशन 1, मान लीजिए हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, तो लिखेंगे और यही हम लोग का चाहिए, ऑन रिवर्सिंग इक्वेशन 1 एंड ऐड इक्वेशन 2 एंड ऐड इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 को रिवर्स करके इक्वेशन 2 में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग इक्वेशन को रिवर्स करेंगे तो मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे तो ये होगा Fe और यहाँ में हो जाएगा Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मैंने क्या बताया था, जब भी रिएक्शन को आप लोग रिवर्स करेंगे तो डेल्टा जी का साइन चेंज हो जाता है। अब इसके लिए डेल्टा G1 नॉट का वैल्यू क्या होगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 2F E0 1 हो जाएगा। और इक्वेशन क्या था यहाँ में, Fe+3 और यहाँ में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना रहा था, Fe बना रहा था। और इसके लिए डेल्टा G02 क्या था, -3F E02 और यहाँ में क्या था E01, सॉरी E01 था। अब आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आप यहाँ तक समझ में आ रहा है, मैं ठीक है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। मैं ये वाला E0 सेल को, जो E0 सेल है मैं यहाँ में राइट में लिख देता हूँ ताकि हम लोग का यही तो चाहिए, हम लोग का चाहिए क्या, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 यही है, E0 सेल इज इक्वल टू x माइनस E0 Fe+3 से Fe+2। ठीक है, यही इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, मैं यहाँ में लिख देता हूँ ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए अब क्या होगा, अगर दोनों को ऐड किया जाए, दोनों को ऐड किया जाए तो देखिए यहाँ में क्या है, Fe से तो Fe कट जाएगा तो यहाँ में क्या बचेगा, Fe+3 और यहाँ में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ में होगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ में क्या बचेगा, Fe+2। और इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन का देखिए यहाँ में आ रहा है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा G0 है, मान लो इस रिएक्शन का डेल्टा G3 नॉट है, वो क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट, यही तो हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन को ऐड करने से डेल्टा G ऐड हो जाता है। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ में ध्यान देंगे, डेल्टा G03 क्या होता है, डेल्टा G0 माइनस NF E0 से E03 होगा, N कितना है देखिए यहाँ में मैंने लिखा है, N कितना है 1, तो 1 इंटू होगा, 1 इंटू इज इक्वल टू G1 नॉट, G1 नॉट क्या है 2F E1 नॉट और G2 नॉट कितना है -3F E2 नॉट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो अब आप यहाँ में थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए यहाँ में F है, यहाँ में F है, यहाँ में F है, कट जाएगा तो -E3 जो होगा E03 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E1 नॉट -3 E2 नॉट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो E03 होगा, अच्छा E03 किसको माने थे, E03 यही है जो इसका रिडक्शन हो रहा है किसका, Fe+3 से Fe+2 जा रहा है। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -2। E1 नॉट क्या था, देखिए E1 नॉट जो आप किसको माने थे, E1 नॉट जब हम लोग का रिएक्शन कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, Fe से Fe+2 जा रहा है तो 2E नॉट Fe से Fe+2 जा रहा है माइनस। ठीक है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। 3 E02 यहाँ में था हम लोग का E02 जब Fe+3 से Fe जा रहा था। ठीक है, E0 Fe+3 से Fe जा रहा है। ठीक है, यही हम लोग का वैल्यू है। ठीक है, आपको समझ में आ रही है। और देखिए आपको क्वेश्चन में दिया था, मैं ऊपर में रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए यही हम लोग का E0 निकल जाएगा। ठीक है, E0 कितना निकला, E0 Fe+3 से Fe+2 जा रहा है इज इक्वल टू -2 और Fe से Fe+2 का वैल्यू देखिए आपको क्वेश्चन में कितना दिया था, Fe+2 से Fe की वैल्यू y वोल्ट दिया था तो 2y प्लस और 3 टाइम्स
Fe+3 से Fe का वैल्यू आपको कितना दिया था, Z दिया था, तो E0 Fe+3 से Fe2 का वैल्यू निकल गया और यही वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट वैल्यू ऑफ दिस, पुट वैल्यू ऑफ above इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है, केवल आपको देखना है कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए E0 सेल जो होगा, E0 सेल क्या निकला था, x माइनस E0 Fe+3 से Fe+2 निकला था। तो ये हो गया x माइनस, और इसका वैल्यू आप लोग कितना ही निकाले, -2y + 3z, तो इसका वैल्यू होगा x + 2y - 3z वोल्ट। तो यही आंसर था हम लोग का। तो यही हम लोग का जो सेल का पोटेंशियल है वही आएगा, तो कॉपी कर लीजिए। तो अभी हम लोग को पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बारे में। तो देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग का कोई भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड को निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पहले थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जो हम लोग गैल्वेनिक सेल में कुछ ऐसा पढ़ रहे थे, गैल्वेनिक सेल में हम लोग एक जिंक इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे और साथ ही साथ यहाँ में कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि आप जिंक इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे तो सोल्यूशन किसका था, यहाँ में जिंक सल्फेट का। कॉपर था तो यहाँ में सोल्यूशन किसका ले रहे थे, कॉपर सल्फेट का। अगर जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसी का यहाँ में क्या होना चाहिए, उसी का वहाँ में सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और आप ये इसको वायर से कनेक्ट करा रहे थे और 2 हाफ सेल को कनेक्ट करा रहे थे, किससे, सॉल्ट ब्रिज से। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब ये बताने का मकसद ये है कि जो भी यहाँ में इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे उसी का सोल्यूशन लिया जाता था, ठीक है। उसका अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही थी तो ये जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन था वो 1 मोलर था। 1 मोलर का मतलब उसका मोलारिटी 1 होना चाहिए, मतलब 1 मोल पर लीटर होना चाहिए सोल्यूशन। और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm। तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, मान लो लिखा है E0 Zn से Zn+2, तो हम लोग क्या इसको बोलते थे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये हो रहा था। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा उसमें से अगर मान लो ये जिंक इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, किसी का इसका जो हम लोग का सेल पोटेंशियल आ रहा था 1.10 वोल्ट आ रहा था। आपको याद होगा ये सेल पोटेंशियल कितना आएगा, 1.10 वोल्ट आएगा। और इसी में से मान लो ये तो सेल पोटेंशियल में जिंक भी है और कॉपर भी है। अगर कोई पार्टिकुलर का निकालना है, जैसे केवल कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है या पार्टिकुलर जिंक का निकालना है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं। हाइड्रोजन को रिफरेंस मान के, क्योंकि आप लोग देखेंगे अभी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको माना गया है कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसको रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। और उसी का रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरा का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आराम से निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है यहाँ, ये क्या होता है, गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है। अच्छा, ये गैस आयन इलेक्ट्रोड होता है तो ये में कौन सी गैस फील होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ, इसको हम लोग क्या भी बोलते हैं, रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है। और यहाँ में कौन सी गैस फील होती है, क्योंकि ये गैस आयन इलेक्ट्रोड है, मतलब कि गैस और आयन का बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो कौन सी गैस फील किया जाता है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस को फिल कर रहे हैं तो जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होना चाहिए, कैसा होगा। जैसे आपने जिंक इलेक्ट्रोड लिया था तो सोल्यूशन कैसा था, जिंक सल्फेट का था, उसमें जिंक आना चाहिए। मतलब जो भी इलेक्ट्रोड लेते थे उसी का सोल्यूशन उसका अंदर में फिल किया जाता था। अगर हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, ऐसा सोल्यूशन लीजिए जिसमें हाइड्रोजन गैस मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन हो, ठीक है। मतलब कि हम लोग का जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ऐसा लेना है जिसमें H+ आयन हो, ठीक है। ये H+ आयन एक्वस सोल्यूशन में हो, मतलब H+ आयन का कुछ कंसंट्रेशन हो, ठीक है। यहाँ में समझ में आ रही है। अच्छा, H+ आयन कहाँ में होता है बताइए, तो जो सोल्यूशन एसिड होता है वहां में H+ आयन होगा। तो आप ऐसा सोल्यूशन लीजिए, एसिडिक सोल्यूशन लीजिए। कैसा सोल्यूशन लेंगे आप, एसिडिक सोल्यूशन लीजिए, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, H+ आयन होगा, लेकिन वो H+ आयन कैसा लेना चाहिए, मोनो बेसिक एसिड ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल होगा हम लोग का HCl।
लेकिन यहाँ में जो भी आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ में आपने बात किया स्टैंडर्ड का, तो सब स्टैंडर्ड कंडीशन में मेंटेन होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन में कहने का ये मतलब होगा कि टेम्परेचर जो होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मतलब कि 298 केल्विन होना चाहिए। और ये सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। 1 मोलारिटी मतलब सोल्यूशन का मोलारिटी 1 होना चाहिए, मतलब कि 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। और इसका जो प्रेशर होना चाहिए वो 1 atm होना चाहिए, मतलब कि जो भी आप हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। और यहाँ में जो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन लिखा है उसकी मोलारिटी 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 मोलर होना चाहिए। तो ये इतना यूज करके हम लोग हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते हैं। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए आप कॉपी कर लिए होंगे, देखिए कॉपी कर लिए होंगे। तो देखिए हाइड्रोजन का जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ ऐसा होता है, मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए ये एक जार लेते हैं, ठीक है, ये एक जार होता है और एक यहाँ में कुछ ऐसा होता है। यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ में जो भी हाइड्रोजन गैस होता है उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm प्रेशर होना चाहिए। और यहाँ में हम लोग एक वायर लगाते हैं, प्लेटिनम वायर। ठीक है, ये कौन सा वायर है, प्लेटिनम वायर। ठीक है, और यहाँ में किसी वायर से कनेक्ट करा सकते हैं। और यहाँ में एक प्लेटिनम का ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है, यहाँ में। और यहाँ में ध्यान दीजिए, जब यहाँ में सोल्यूशन होता है, अच्छा सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, सोल्यूशन H+ आयन, ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जहाँ में H+ आयन हो। ठीक है, तो यहाँ में आपका टेम्परेचर जो भी है 298 केल्विन होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे कराया जा रहा है। और यहाँ में जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन में हम लोग क्या लेते हैं, HCl। और HCl का मोलारिटी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, मोलारिटी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, मोलारिटी 1 होना चाहिए, मतलब इसका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 है। अच्छा देखिए HCl का मोलारिटी 1 है, तो HCl में कितने H+ आयन निकलेंगे, एक H+ आयन निकलेगा और एक Cl- आयन निकलेगा। तो H+ आयन का भी मोलारिटी कितना ही होगा, 1 होगा, मतलब कि यहाँ में जो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो भी कितना ही होगा, 1 मोलर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए ये पूरा स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है। तो जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को यहाँ में पास कराते हैं, ये जो है वो क्या है, प्लेटिनम कोल्डेड प्लेटिनम ब्लॉक। ठीक है, ये क्या करता है, जब यहाँ में हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं 1 atm प्रेशर पे, तो यहाँ में क्या होता है, बहुत सारा हाइड्रोजन गैस सोल्यूशन में से आता है। तो यहाँ में मान लो H+ आयन होगा, तो बहुत सारा यहाँ में हाइड्रोजन गैस, जब यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो ये जो क्या करता है, ये सरफेस या तो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एडजॉर्ब भी करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एडजॉर्ब का मतलब होता है अपने सरफेस में ले लेना, एब्जॉर्ब मतलब पूरा अंदर तक ले लेना। ठीक है, तो ये होता है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। तो ये सरफेस जो होता है वो एब्जॉर्ब भी करा सकता है, एडजॉर्ब भी करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ में सबसे पहली बात क्या होती है कि यहाँ में जो सोल्यूशन में, मान लो ये सोल्यूशन में H+ आयन होगा, वो क्या करेगा, तो इसका जो देखिए रिएक्शन कैसे होता है, जो H+ आयन होगा, ठीक है, ये H+ आयन होगा, वो क्या करेगा, ये सरफेस में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जो H+ आयन होगा एब्जॉर्ब होके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ठीक है, H2। तो रिएक्शन को बैलेंस करा दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ में रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इस समय ये किसका जैसा बिहेव कर रहे हैं, रिडक्शन का जैसा। अच्छा, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो लिख सकते हैं E0 H+ आयन से ½ H2। ठीक है, तो देखा गया कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ रहा था, 0। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ में जो हाइड्रोजन गैस यहाँ में एब्जॉर्ब हुए हैं इसका सरफेस में, वो सोल्यूशन फॉर्म में चला जाए, H+ का फॉर्म में चला जाए। मतलब जो हाइड्रोजन गैस है वो किसका फॉर्म में चला जाए, H+ का फॉर्म में। तो रिएक्शन को बैलेंस करा देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ में चला जाएगा। तो यहाँ में देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, तो यहाँ में होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लिखते कैसे हैं, E0 H2 से ½ H+ आए, ये बैलेंस करने के लिए मैंने ½ लिख दिया है। तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया, 0। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं,
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कितना ही आ गया 0। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो भी कितना आ गया 0। तो ऐसा माना गया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और रिडक्शन पोटेंशियल भी हमेशा कितना ही आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। और ये जो आपको मालूम है कि रिडक्शन कहाँ में होती है, बताइए रिडक्शन कहाँ में होती है, ठीक है, रिडक्शन कहाँ में होती है, एनोड में। तो ये हो गया एनोड। अगर वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन कहाँ में होता है, तो मैंने गलत कुछ लिख दिया, रिडक्शन कहाँ में होता है, कैथोड में। और अब बताइए ऑक्सीडेशन कहाँ में होता है, एनोड में। तो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो एनोड और कैथोड दोनों का जैसा बिहेव कर सकता है, ठीक है। ये कैथोड पे भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है, और इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना ही होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का या तो ऑक्सीडेशन हो या तो रिडक्शन हो, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। इसको रिफरेंस माना गया। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक प्लेटिनम होता है, ठीक है, और वहाँ में हम लोग का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से H+ आयन हो रहा है एक्वा सोल्यूशन में, ये गैस है। तो मान लीजिए इसका गैस जो होगा उसका प्रेशर कितना होगा, हम लोग 1 atm लेते हैं, और ये सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर होगा। तो ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई कोई बहुत सारा बुकों में यहाँ में कॉमा भी लिखा है, लाइन भी दिया है, तो आप समझ सकते हैं ये रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब यहाँ में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 में जा रही है तो ऑक्सीडेशन। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप यहाँ में 1/2 H2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ में H2 से हाफ H+ आयन चला जाएगा। तो देखिए इसका अब यूज क्यों पड़ा, तो आपने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पे भी लाई कर सकता है, एनोड पे भी लाई कर सकता है। कैथोड पे भी लाई करेगा और एनोड पे भी लाई करेगा। इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। लेकिन इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब बोला जाए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता कितना है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा देखिए इसका यूज कहाँ में होता है, यूज होता है हाफ, जैसे कि हम लोग का एक यहाँ में मान लीजिए हमने जिंक इलेक्ट्रोड यूज किया और यहाँ में एक हाइड्रोजन यूज किया, ठीक है। यहाँ में हम लोग क्या यूज किए, हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज किए और यहाँ में प्लेटिनम वायर था और यहाँ में इसको कनेक्ट किया गया। और हम लोग का चाहिए, अब क्या चाहिए कि ये जो जिंक है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए जब भी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का एक हाफ सेल है यहाँ में, देखिए तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए अगर ये जिंक एनोड में है तो आप कैथोड में क्या यूज कर दीजिए, हाइड्रोजन, ठीक है। आप क्या यहाँ में यूज कर देंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो आप यहाँ में हाइड्रोजन यूज करिए क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता ही कितना है, 0। तो इसका रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू निकल जाएगा। और आप देखिए कि इस सेल का पोटेंशियल कितना आ रहा है। एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि यहाँ में जो सेल जो मेजर किया, जो सेल का पोटेंशियल आया, ठीक है, जो E0 सेल आया वो मान लीजिए आया, सेल का पोटेंशियल आया 0.76 वोल्ट, ठीक है। ये मतलब मेजर किया गया, ये कहाँ से मालूम चला, एक्सपेरिमेंट से। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप ये क्या होगा, जिंक से Zn+2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और यहाँ में क्या होता है, ऑक्सीडेशन यहाँ में हो गया तो यहाँ में रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किसका होगा, क्योंकि आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया है। तो यहाँ में क्या होगा, यहाँ में जो H+ आयन होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ में देख रहे हैं आप रिडक्शन होगा। तो E0 सेल निकालते हैं हम। देखिए E0 सेल क्या है, E0 सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड कैथोड। तो यहाँ में क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है माइनस E0, यहाँ में क्या हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है लेकिन लिखना क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों का हम लोग का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। और E0 सेल E0 सेल कितना मेजर किया गया, इसका वैल्यू आता है 0.76 वोल्ट। और हाइड्रोजन का बताइए, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना ही होता है, माना गया है कि इसका वैल्यू क्या है, 0 माइनस E0 Zn+2 से Zn होगा। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग का हो जाएगा E0, ठीक है, ये माइनस होगा तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। E0 Zn+2 से Zn की जो वैल्यू होगी माइनस 0.76 वोल्ट होगी। तो यही जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया, माइनस 0.76 वोल्ट। तो अगर जिंक यहाँ में लाई करेगा, तो अगर मान लो कॉपर का निकालना है तो कॉपर तो कैथोड में लाई करता है, तो आप एनोड में क्या यूज कर लेंगे, हाइड्रोजन यूज कर लेंगे। तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम होता है कि किसी का रिस्पेक्ट में अगर जिंक का निकालना है तो आप दूसरा जगह में
में दूसरा पार्ट में आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ कर लीजिए ताकि इसका वैल्यू निकल जाए, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल 0 कंसिडर किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है होमवर्क, जो आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क करके लाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और इसका ऑप्शन 4 दिया है, कौन सा पार्ट सही होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।